दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे परचम आईएएस के चैनल पे। जैसा कि आज 17 सितंबर है, तो आज जो हम द हिंदू की लेटेस्ट न्यूज़ को कवर करेंगे, उसमें सबसे पहला न्यूज़ है हमारा गहलोत सरकार पे जो मामला आया था ना सरकार गिराने का। उस पे जो है राजस्थान जो हाई कोर्ट है, उसने जो है अदालत ने जो है उस पर जो कार्रवाई करना बंद कर दिया है, यानी कि वो जो मामला है उसका फैसला हो चुका है, प्रकरण बंद हो चुका है। फिर सेकंड हम देखेंगे गाज़ा में नरसंहार, संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट में। जैसा कि अभी हम जान रहे हैं कि 2 साल से गाज़ा और इज़राइल के बीच में जो है बहुत ही बड़ा जो है लड़ाई छिड़ाई हुआ है, और इस बीच में जो है इज़राइल के द्वारा 6 और अन्य जो है मुस्लिम कंट्री उस पर भी हमला कर दिया गया। तो फिर ये लड़ाई बंद होने से रही, तो इस पे हम जानेंगे कि ये रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो ये रिपोर्ट आई है उसमें क्या है, इसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे। और फिर जो ये थर्ड जो है हमारा पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफी, इसे सीखने का एक नया तरीका, ये क्या है, तो इस रिपोर्ट को भी हम कवर करेंगे कि ये है क्या। तो ये पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निकल वर्ड है, और ये टेक्निकल फील्ड में यूज़ किया जाता है, जैसे कि साइंस और टेक्निकल स्टूडेंट के जो हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ आई है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम कवर करते हैं इन तीनों न्यूज़ को। राजस्थान हाई कोर्ट एक्सेप्ट एसीपी क्लोजर रिपोर्ट इन गवर्नमेंट टॉप क्लीनिंग केस। तो ये है क्या, राजस्थान उच्च न्यायालय का क्या फैसला है गहलोत सरकार पे। तो 2020 में जो है राजस्थान में की राजनीति में जो है बहुत ही ज़्यादा हमें उथल पुथल देखने को मिल रही थी। उस वक्त जो मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, और उप मुख्यमंत्री जो सचिन पायलट थे, उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा तीखे विवाद भी देखने को मिल रहे थे, जिसके बीच जो है गहलोत खेमे ने यह आरोप लगाया कि सचिन पायलट और उनके समर्थक जो है वो भाजपा विधायक के साथ मिलकर गहलोत सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं, और साथ ही विधायकों को खरीद और फरोख्त की कोशिश भी इनके द्वारा कर रहे हैं। ये आरोप लगाया गया था कि अशोक गहलोत के द्वारा कि ये जो सचिन पायलट है वो जो है इनकी सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं, और साथ ही भाजपा विधायकों के साथ अन्य कुछ विधायक को भी खरीद रहे हैं। इस पूरे विवाद में जो है भ्रष्टाचार विरोधक ब्यूरो एसीबी ने इस मामले को जो है फिर दर्ज किया, और इस पे जो है जांच होनी स्टार्ट हो गई, ये जो इनके द्वारा आरोप लगाए गए थे। अब जांच की प्रक्रिया में ये पाया गया कि एसीबी ने जब फ़ोन रिकॉर्ड, बातचीत और सारी चीज़ों को, हर पहलुओं को जब अच्छी तरह से जांच की, विधायकों और नेताओं से पूछताछ भी की गई, और आरोप यह था कि सरकार गिराने के लिए भारी रकम देकर विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जब ये सारा कुछ जब जांच हुआ, तो किसी भी ठोस साक्षी, जैसे कि ना तो पैसे का लेन देन, ना भरोसेमंद या फिर कोई गवाह दस्तावेजी प्रमाण का पता नहीं चल पाया, जिसकी वजह से कॉल रिकॉर्ड और बयानबाजी इसे सिर्फ आशंका ही बनती है। पर अदालत में दोष को साबित करने के लिए लायक सबूत मौजूद नहीं थे, क्योंकि अदालत ठोस सबूत मांगती है, जिसकी वजह से एसीबी ने जो अभी क्लोजर रिपोर्ट निकाला है लंबी जांच के बाद, अदालत ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दाखिल किया इस रिपोर्ट में कि खरीद फरोख्त और साजिश के आरोप को साबित करने का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला है, और जिन ऑडियो टॉप या फिर बयान का सहारा लिया गया है वे केवल कानूनी रूप से ठोस का आधार जिसे नहीं बताया जा सकता, और इस मामले को आगे बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। अर्थात न्यायालय को कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इसे जो है आगे नहीं बढ़ाया गया। इस पर जो है उच्च न्यायालय ने ये फैसला लिया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, और अदालत ने कहा कि जब कोई साक्ष्य पर्याप्त है ही नहीं, तो मामले को जारी रखना न्यायोचित नहीं होगा, और इसी के साथ यह पूरा विवाद अब कानूनी रूप से समाप्त हो गया। अब इसके प्रभाव और महत्व की बात करें तो सचिन पायलट और उनके समर्थकों को पूरी तरह से क्लीन चिट मिल गई है। अब इससे जो है गहलोत सरकार के खिलाफ लगाए गए सरकार गिराने के आरोप और साजिश वाले आरोप पर कानूनी रूप से नहीं टिक पाया। अगर इसकी राजनीतिक दृष्टि से अगर हम देखें तो यह फैसला कांग्रेस के अंदरूनी विवाद को फिर से एक बार चर्चा में ले आया है, क्योंकि यह दिखाता है कि उस समय का संकट कानूनी स्तर पर साबित नहीं हो पाया। और विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष ने इसको लेकर गहलोत सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए कि बिना पुख्ते सबूत के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इन सब को देखने से हमें ये पता चलता है कि यह फैसला स्पष्ट करता है कि राजनीति में भले आरोप या प्रत्यारोप चलते रहें,
लेकिन अदालत साक्ष्य या कानून के आधार पर ही निर्णय लेती है। चलिए अब हम अपनी सेकंड न्यूज़ को देखते हैं कि यूएन इंक्वायरी सेज इजराइल वॉर ऑन गाजा इज यूनिकोट होल्ड्स ड्यूटी रिपोर्ट रिस्पॉन्सिबल, यानी कि इसकी जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या है, संयुक्त राष्ट्र ने एक जांच में पाया कि गाजा पर जो इजराइल का युद्ध है वो एक नरसंहार है जो लगभग 2 साल से हो ही रहा है और अब एक और ऐतिहासिक क्षण की ओर ये पहुंच चुका है। जैसे कि कब्जे वाले फिलिस्तीन क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र ने स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग जैसे कि नवी पिल्लई ने मंगलवार को अल जजीर में अपनी रिपोर्ट के निष्कर्ष के बारे में बताया, जिसमें कि इजराइल के नेताओं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वहाँ के जो पूर्व रक्षा मंत्री है, और वहाँ के राष्ट्रपति को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया। चलिए ये रिपोर्ट है क्या, तो उस दोनों में जो युद्ध की पृष्ठभूमि को देखें तो अक्टूबर 2023 से ही हमास हमले के बाद जो है गाजा में इजराइल की सेना पर जो है बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई हुई है। हज़ारों फिलिस्तीन नागरिक इसमें मारे गए हैं और लाखों यहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। इसी संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इसकी जो है एक विस्तृत जांच की। अब इसका क्या रिपोर्ट आया इस पैनल का, तो हम बात करें थोड़ा सा, तो ये पैनल अपनी रिपोर्ट इजराइल के नरसंहार के कन्वेंशन के तहत परिभाषित किया, जिसमें जो है वो 5 अपराधों में से 4 अपराध किए हैं। अब जैसे कि अगर देखें तो कौन कौन से अपराध, फिलिस्तीनियों की हत्या का आरोप उन पर लगाया हुआ है, गंभीर शारीरिक एवं मानसिक क्षति, युद्ध में जो गंभीर शारीरिक मानसिक क्षति है वो भी इनके द्वारा किया गया, रिपोर्ट में पाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जीवन को ऐसी परिस्थिति में थोपना जिसने किसी समूह या आंशिक या फिर पूर्ण विनाश हो, ऐसी स्थिति, ऐसी कंडीशन में ले जाना जहाँ पे जो है पूरी तरह जो है उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, सब कुछ उथल पुथल, तो इस युद्ध में ये भी देखने को मिला। और जन्म को रोकने का उपाय लागू करना ये भी इसमें पाया गया। जबकि अगर बात करें तो 5वां अपराध जैसे कि जबरन बच्चों का स्थानांतरण, ये रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं पाया गया है। अब आरोप किस आधार पर लगे हैं, तो इस आरोप को किस आधार पर साबित किया गया, तो इजरायली नेताओं के बयान के विश्लेषण पे, जिसने पैनल में नरसंहार की मंशा की ओर जो है संकेत किया। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई का जो पैटर्न है, भारी हथियारों को घनी आबादी वाले इलाकों में प्रयोग, अस्पताल और आधारभूत जो वहाँ के ढांचे जैसे कि हॉस्पिटल, स्कूल आदि पर को नष्ट करना और जबरन जो है वहाँ पे विस्थापित करना, इस आधार पे भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मानवीय स्थिति जैसे कि भोजन, पानी और दवाओं की गंभीर कमी, मानवीय सहायता को रोकने की कोशिश के आधार पे भी इन पे आरोप साबित हुए। और इसके अलावा इन सबको मिलाकर आयोग ने ये कहा कि यह केवल युद्ध नहीं बल्कि एक नरसंहार की कोशिश है, यानी कि फिलिस्तीनियों को आंशिक रूप से नष्ट करने की मंशा इसमें बताई गई है। अब इजराइल की क्या प्रतिक्रिया है, तो इजराइल ने रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है और इसे जो है राजनीतिक रूप से प्रेरक बताया। इजराइल ने कहा ये सारी चीज़ें जो गलत है ये बस एक राजनीतिक है। इसके अलावा उनका मानना है कि यह कार्रवाई केवल हमास के खिलाफ है, न कि पूरे फिलिस्तीन समुदाय के खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम सिर्फ हमास के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके अलावा इजरायली विदेश मंत्री का तर्क यह है कि नागरिक हताहतों से बचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमास घनी आबादी वाले क्षेत्र पर हमला करता है। इजराइल का जो विदेश मंत्री वो कहते हैं कि हम नागरिक हताहतों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, किंतु हमास के द्वारा हमारी घनी आबादी वाले क्षेत्रों पर हमला किया जा रहा है। अब कानूनी और राजनीतिक रूप से अगर इसका असर देखें तो यह रिपोर्ट किसी अदालत का फैसला नहीं है, बल्कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ और उनके मंचों पर प्रभाव डाल सकती है। इस रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर भी दबाव बढ़ सकता है, जैसे कि हथियार रोकने की आपूर्ति की जाए, इसके अलावा मानवीय सहायता को सुनिश्चित किया जाए और जिम्मेदार लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी लाया जाए। इन सारी चीज़ों पर भी प्रभाव डाल सकता है। अब ये बहस क्यों और गहरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून में नरसंहार साबित करना कठिन है, क्योंकि इसमें केवल मौत ही नहीं बल्कि समूह को नष्ट करने का विशेष मंशा को भी साबित करनी होती है। और बहुत विशेषज्ञ मानते हैं कि गाजा की स्थिति युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ है, तो अपराध साफ दिखते हैं, लेकिन नरसंहार का प्रमाण
कानूनी दृष्टि से ये जटिल विवादित है। तो इस वजह से जो है ये बहस का विषय अभी थोड़ी बना हुआ है। अब इससे क्या पता चलता है कि संयुक्त राष्ट्र पैनल का मानना है कि गाज़ा में इजराइल की कार्रवाई केवल सैन्य संघर्ष नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों को समाप्त करने का भी संगठित कोशिश है। लेकिन इस निष्कर्ष को लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कानून में गहरी बहस छिड़ी हुई है। तो चलिए अब हम अपनी लास्ट न्यूज़ को देखते हैं। अब जो है अभी स्टडी के क्षेत्र में पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफ का यूज़ किया जा रहा है। तो ये है क्या, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो ये एक छोटा और मोबाइल वैज्ञानिक उपकरण है। प्रोमोटो आयरन क्रोमेटोग्राफ जो है वो एक छोटा और मोबाइल की तरह का उपकरण है, जिसे जो है किसी नमूने यानी कि पानी, मिट्टी या फिर पेय पदार्थ आदि में मौजूद आयनों की पहचान और उसकी मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। और इससे ये भी पता चल जाता है कि नमूना जो है वो शुद्ध है या फिर उसमें प्रदूषण पाया जा सकता है। और इसका जो उपयोग है वो शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को उपयोग को जो है अनुभव देता है और मैदानी जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल पानी की शुद्धता के साथ साथ खाद्य सुरक्षा, दवाई की गुणवत्ता परीक्षण और पर्यावरण प्रदूषण जैसे कि अगर बात करें तो नाइट्रोजन, फ्लोराइड और आदि सबका पता लगाने के लिए ये किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो पोर्टेबल ऐसी खास क्यों है, क्योंकि अगर बात करें तो ये जो है पारंपरिक आयन क्रोमेटोग्राफ वो बहुत महंगे होते हैं और केवल प्रयोगशाला तक ही इनका प्रयोग सीमित होता है, जिससे कि अधिकतर छात्र वगैरह जो स्टूडेंट होते हैं वो सिर्फ इसे थ्योरी में ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि कई सारे कॉलेज में इतने उन्नत उपकरण जो है टेक्नोलॉजी नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो है पोर्टेबल आयन क्रोमेटोग्राफी इस समस्या का जो है हल करता है। यह बहुत हल्का और छोटा होता है। इसे जो है कक्षा या फिर फील्ड में ले जाना बहुत आसान होता है और ये खर्चीला भी कम होता है, जैसे कि जो और सारे उपकरण जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं उससे सस्ता भी है और सहज प्रयोग होते इसे डिज़ाइन भी किया गया है। इसके अलावा अगर हम इसे देखें तो इसका फ़ायदा शिक्षा में क्या होता है, तो प्रत्यक्ष अनुभव भी इसे लिया जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट जो है वो पानी, मिट्टी या फिर जो भी कुछ ड्रिंकिंग प्रोडक्ट होता है उसमें इसे वास्तविक नमूने से इसका परीक्षण भी कर सकते हैं और इससे जो है हमें थ्योरी के साथ साथ इस इससे जो है स्टूडेंट का कंसेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है। अब इसका वास्तविक दुनिया से क्या जुड़ाव है, तो छात्र समझ पाते हैं कि वैज्ञानिक और उद्योग विशेषज्ञ किस तरह के नमूनों से इसका परीक्षण करते हैं और इससे जो है उनकी स्टडी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और नौकरी केंद्रित बनती है। अब इसका जो है कौशल में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है, जैसे कि स्टूडेंट कैलिब्रेशन, नमूना तैयारी और आदि सारी जो रिज़ल्ट वगैरह होते हैं उसमें इसे बहुत अच्छी तरीक़ों से व्यवहारिक स्किल्स इससे सीख पाते हैं। इसके अलावा यह उससे जो है इन्वायरमेंट साइंस, केमिस्ट्री और आदि जैसे कि फार्मा उद्योग आदि में भी इसका उपयोग जो है बहुत अच्छे से कर पाते हैं। इससे उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और जैसे कि फील्ड एप्लीकेशन वगैरह में भी अब इसका व्यापक प्रभाव अगर हम देखें पूरे स्तर पे तो STEM शिक्षा को इससे बढ़ावा मिलता है। अब ये STEM शिक्षा क्या होती है, तो इसका यह एक अंग्रेजी शब्द वर्ड है जिसका अगर फुल फॉर्म हम देखें तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के द्वारा इसका जो यूज़ है वो बहुत ही अच्छे से किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है केवल थ्योरी पढ़ना ही नहीं बल्कि प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन भी इससे हो पाता है। इसके अलावा इनोवेशन और प्रैक्टिकल लर्निंग भी इससे हो जाती है। तो ये जो अब इससे हमें यह पता चलता है कि यह शिक्षा और समाज दोनों के लिए उपयोगी है, जिससे जो हम क्लास में अच्छे से सीख भी पाते हैं और जो चैप्टर वगैरह है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो इसी के साथ हमारी सारी न्यूज़ कवर होती है। तो थैंक यू।